नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी की उस यात्रा की बात करेंगे जिसने इतिहास बना दिया। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का सफर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। वहाँ के अनुभवों ने ही एक साधारण वकील को महात्मा बनने की राह दिखाई। गांधी जी मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मुख्य रूप से दादा अब्दुल्ला और उनके चचेरे भाई तैयब हाजी खान मोहम्मद के बीच चल रहे एक जटिल व्यापारिक विवाद के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला और उनके चचेरे भाई तैयब हाजी खान मोहम्मद के बीच मुख्य रूप से एक व्यापारिक लेन देन का विवाद था और हिसाब किताब की जटिलता से संबंधित था। यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि उन दोनों भाइयों के बीच में लंबे समय से व्यापार चल रहा था तथा उनके हिसाब में एक बहुत बड़ी राशि का अंतर आ रहा था, लगभग 40,000 पाउंड। कहीं कहीं यह 37,000 पाउंड भी बताया गया है। गांधी जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने ये समझा कि अगर अदालत में ये विवाद रहा तो लंबा समय जाएगा और काफ़ी धनराशि भी व्यय होगी। गांधी जी ने दोनों भाइयों को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, क्यों ना एक मध्यस्थ को रख लिया जाए, अदालत के बाहर एक मध्यस्थ को रख लिया जाए और उसके सामने आप दोनों अपने अपने पक्ष रखें और जिसका पक्ष मजबूत रहेगा तो फैसला हो जाएगा। हुआ भी यही, दोनों भाई मान गए और उन्होंने गांधी जी की मध्यस्थता में अपने अपने पक्ष रखे। परिणाम यह हुआ कि दादा अब्दुल्ला को उनके भाई तैयब हाजी को 40,000 पाउंड रुपए देने थे। अब 40,000 पाउंड बहुत बड़ी राशि थी जिसे एक बार में चुकाया नहीं जा सकता था। तो गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि यह पैसा उनके भाई तैयब हाजी किस्तों में देंगे। केस सुलझ गया, लेकिन इससे गांधी जी को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक वकील का असली कर्तव्य टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। इस केस के बाद उन्होंने वकालत को केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि सत्य और न्याय स्थापित करने का साधन बना लिया। अब बात करते हैं पीटर्सबर्ग की एक घटना की। जैसा कि गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया जाते रहते थे। गांधी जी का आवास डरबन में था और प्रिटोरिया उन्हें दादा अब्दुल्ला के केस के लिए जाना था। रास्ते में ट्रेन में गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन उन्हें ट्रेन से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उनके बगल बैठा एक गोरा व्यक्ति ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने पूरी रात वहीं गुजारी तथा गांधी जी ने सोचा कि एक रंगभेदी नीति के कारण उन्हें पूरी रात यहाँ स्टेशन पर ठंड में गुजारनी पड़ी है। यहाँ सोचो भारतीयों के साथ किस तरह के जुर्म होते होंगे। और गांधी जी ने अंदर ही अंदर ये सोचा कि इस अपमान को चुपचाप सहने की बजाय उससे लड़ना जरूरी है। ये तो गांधी जी के दिमाग में था ही, लेकिन 1894 में जब गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला और उनके भाई तैयब हाजी के बीच में मध्यस्थता करा दी थी तो अब गांधी जी ने सोचा कि चलो चला जाए। और यहीं से शुरू होता है गांधी जी के जीवन का असली सफर, असली सत्याग्रह, जिन्होंने उन्हें आम आदमी का नेता बना दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1894 ईस्वी में केस खत्म होने के बाद गांधी जी वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे और उनके विदाई समारोह की तैयारी चल रही थी। लेकिन तभी अखबार में नेटाल लेजिस्लेटिव असेंबली का एक बिल उन्होंने देखा जो भारतीयों को वोट देने के अधिकार से छीनने वाला था। भारतीयों के आग्रह पर गांधी जी ने अपनी वापसी रद्द कर दी और यहीं से उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। इसके विरोध में गांधी जी ने जो काम किए वो मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी ने सबसे पहले तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके माध्यम से विधायिका, प्रशासन और ब्रिटिश सरकार के सामने संगठित रूप से विरोध दर्ज कराना शुरू किया। गांधी जी ने याचिकाएं, ज्ञापन और प्रचार के माध्यम से रात भर में स्मरण पत्र तैयार किए कराकर सैकड़ों भारतीयों के हस्ताक्षर करवाते थे और उसे नटाल की विधानसभा तथा लंदन स्थित ब्रिटिश सरकार को भेजा करते थे, जिसमें मताधिकार से वंचित करने पर कड़ी आपत्ति जताई जाती थी। उन्होंने अपनी पुस्तिका द इंडियन फ्रेंचाइजी अपील टू एवरी इंडियन इन साउथ अफ्रीका में प्रकाशित की और अखबारों, लेखों और भाषणों के माध्यम से भारतीयों के नागरिक अधिकार और वोट के प्रश्न को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और गांधी जी यही नहीं रुके। गांधी जी ने तत्कालीन जो ब्रिटिश कॉलोनियल सेक्रेटरी जोसेफ चैम्बरलेन को एक पत्र लिखकर नटाल के भेदभावपूर्ण फ्रेंचाइजी बिल पर पुनर्विचार की मांग की। यह तर्क देकर कि भारतीय भी ब्रिटिश की प्रजा है, इसलिए उन्हें नस्ली आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। इस कड़ी कोशिश में वे बिल को पूरी तरह रुकवा नहीं सके, लेकिन वहां उनके तर्कों और याचिकाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने नटाल की एक फ्रेंचाइज कानून को यह कहकर अस्वीकृत किया जिसमें भारतीयों को नस्ल के आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद औपनिवेशिक सत्ता और श्वेत बसने वालों के दबाव के कारण अंततः नटाल ने ऐसा संशोधित कानून बनाया जिसमें सीधे भारतीय शब्द हटाकर सभी एशियाइयों के लिए
संपत्ति, आय आदि जैसी शर्तें रखकर व्यापारिक रूप से उन्हें बोर्ड से बाहर कर दिया गया। यानी अधिकतर कानून पूरी तरह बहाल नहीं हो सके। फिर भी गांधी जी के नेतृत्व में चली यह मुहिम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए पहली संगठित संवैधानिक राजनीतिक लड़ाई थी, जिसने आगे सत्याग्रहों, अधिकार आंदोलनों की नींव रखी। अब बात करते हैं ब्लैक एक्ट कानून की। 1906 में सरकार ने नियम बनाया कि भारतीय को अपनी उंगलियों के निशान वाला पंजीकरण कार्ड हमेशा साथ रखना होगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह, कानून उल्लंघन और समझौता वार्ता जैसे 3 तरीके अपनाए और इसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग की एम्पायर थिएटर सभा में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का रास्ता प्रस्तावित किया। यह रास्ता था कि सब मिलकर इस काले कानून का उल्लंघन करेंगे, गिरफ्तारी और सजा सहेंगे पर हिंसा नहीं करेंगे। संघर्ष के मुख्य तरीके कानून के खिलाफ व्यापक बहिष्कार करना था। इसमें बहुत से भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन कराने से साफ इनकार कर दिया। हजारों ने जानबूझकर कानून तोड़ा और जेल जाने को तैयार हुए। प्रमाण पत्रों की होली भी जलाई गई। 1908 में जोहान्सबर्ग की हमीदिया मस्जिद के मैदान में पंजीकरण प्रमाण पत्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। गांधी जी स्वयं सबसे आगे रहे। गांधी जी ने यहाँ ट्रांसवाल इमिग्रेशन कानून को भी खुली चुनौती दी थी। यह कानून भारतीयों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पाबंदी लगाता था। ट्रांसवाल इमिग्रेशन कानून को खुली चुनौती देने के लिए गांधी जी मजदूरों को लेकर नटाल से ट्रांसवाल सीमा पार कर गए। कई बार गिरफ्तार हुए, कैद और कठोर श्रम झेला। गांधी जी ने महिलाओं और मजदूरों की भागीदारी पर भी जोर दिया। मजदूरों की हड़तालें, खदानों में काम छोड़ना और भारतीय महिलाओं का खुलकर जेल जाना, इन सब ने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया था। लंबे संघर्ष, गिरफ्तारियों और आर्थिक सामाजिक दबाव के बाद ये हुआ कि अंततः जनरल स्मट्स के साथ गांधी जी की वार्ता की पृष्ठभूमि बनी। अब बात करते हैं इन सब संघर्ष के दौरान जो गांधी जी ने संघर्ष के रास्ते में क्या रणनीतियां अपनाई थी। तो पहली रणनीति थी इंडियन ओपिनियन पोल। इंडियन ओपिनियन, उन्होंने एक अखबार बनाया था इंडियन ओपिनियन के नाम से, जिसकी स्थापना 4 जून 1903 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। गांधी जी ने मदनजीत व्यवहारिक और मनसुखलाल नजर की मदद से यह इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। प्रिंटिंग प्रेस पहले डरबन, बाद में 1904 में फीनिक्स सेटलमेंट में शिफ्ट हुई। इस अखबार में जो खबरें थी, इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल भेद के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाना, इमिग्रेशन कानून के खिलाफ आवाज उठाना, पोल टैक्स के खिलाफ आवाज उठाना, भारतीयों की एकता के लिए यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी 4 भाषाओं में छापकर हिंदू, मुस्लिम, व्यापारी, मजदूर सबको जोड़ता था। काले कानूनों का विरोध, सत्याग्रह सिद्धांत का प्रचार, जनमत तैयार करना इस अखबार का उद्देश्य था। सामाजिक सुधार में इसका योगदान था। शाकाहार, स्वच्छता, संयम जैसे नैतिक मुद्दों पर जागृति। यह अखबार 1961 तक चला और सत्याग्रह आंदोलन की रीढ़ बना। अब बात आती है जब लोग कानूनों का कर रहे थे, मजदूरी पर नहीं जा रहे थे, तो उस दौरान उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे हो, इसके लिए गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास गांधी जी का दूसरा आश्रम था, जो 1910 में स्थापित हुआ। गांधी जी के जर्मन मित्र हरमैन कलनकबाग की 1100 एकड़ जमीन में यह आश्रम बना। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य था सत्याग्रह के दौरान जेल जाने वाले सत्याग्रहियों के परिवारों के लिए आश्रय, भोजन और शिक्षा का प्रबंध करना। सामुदायिक खेती, एक साझा रसोई, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते थे। गांधी जी स्वयं बच्चों को हिंदी, गुजराती पढ़ाते थे, नैतिकता, शाकाहार और स्वच्छता की शिक्षा देते थे। अब इसका फॉर्म टॉलस्टॉय क्यों पड़ा? इसका कारण है लियो टॉलस्टॉय के सम्मान में इस आश्रम का नाम टॉलस्टॉय फॉर्म पड़ा। लियो टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विथिन यू से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये आश्रम 1913 तक चला और इसी आश्रम से ग्रेट मार्च की तैयारी हुई थी। गांधी जी ये सब आंदोलन तो कर ही रहे थे, लेकिन 1913 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता न देने वाला कानून था, जिसे 1913 में सुप्रीम कोर्ट के सीरियल्स केस फैसले ने और कठोर रूप दे दिया था। इसमें भारतीयों को यह समस्या थी कि दक्षिण अफ्रीकी रोमन डच कानून केवल ईसाई या सिविल विवाह को मान्यता देते थे। भारतीयों के पारंपरिक विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता था, जिसमें किसी महिला के विधवा हो जाने पर और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति या नागरिकता से वंचित माना जाता था। किसी भारतीय की मृत्यु हो जाने पर उसके पत्नी बच्चों को भारत निर्वासित तक किया जा सकता था।
गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का मुद्दा बनाया और कहा, हमारे विवाह भारत सरकार द्वारा मान्य है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सब कानून को मिलाकर पुराने भी कुछ मुद्दे चल रहे थे, कुछ ये और 1913 में ये मुद्दा भी जोड़ पकड़ा। 1913 में गांधी जी ने द ग्रेट मार्च से इसे एक मुख्य मुद्दा बना लिया और सत्याग्रह की लड़ाई को और तेज कर दिया। अब 1913 का द ग्रेट मार्च कई मुद्दों को लेकर किया गया मार्च था। इनके मुख्य मुद्दे थे 3 पाउंड टैक्स, विवाह की मान्यता, एक राज्य से दूसरे जाने पर पाबंदी। गांधी जी ने खदान मजदूरों और महिलाओं के साथ नटाल से ट्रांसवाल की सीमा पार कर दी थी। ये कानून बहुत ज्यादा व्यापक हो गया था। इसमें व्यापारियों के अलावा आम मजदूर और कई लोग शामिल थे। यह एक जन आंदोलन बन गया था। हजारों लोगों ने जेल गए, कठोर श्रम स्वीकार किया और कानूनों को अहिंसात्मक तरीके से तोड़ना शुरू किया। इस सब का नतीजा ये निकला कि 1914 में इंडियंस रिलीफ एक्ट बना और इसमें हिंदू और मुस्लिम विवाहों को कानूनी मान्यता मिली। 3 पाउंड का वार्षिक टैक्स समाप्त किया गया। भारतीयों के अस्तित्व और निवास के अधिकार को स्वीकार किया गया। ये कानून जो बना था, गांधी जी के अथक प्रयासों से बना था। इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका कहना गलत होगा, गांधी जी की मुख्य भूमिका थी और इन सब ने गांधी जी के लिए भारत में एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जब गांधी जी का भारत प्रस्थान हुआ तो भारतीयों ने ये समझा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनके अधिकार की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाई है और भारत में भी आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो जब गांधी जी भारत आए तो उन्हें महात्मा कहकर संबोधन किया गया और कहा गया कि एक महात्मा दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी या नए व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अन्य लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।